नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों के समन्वय हेतु समिति का गठन किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पहले भी कई बार इन्वेस्टर समिट हुई, लेकिन मध्य प्रदेश को इसका लाभ नहीं मिला। केंद्र की कांग्रेस सरकार के दौरान एमपी सरकार को जो पैकेज मिला था, उसमें भी बीजेपी सरकार ने घोटाला कर दिया। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बुधवार को सागर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन के संबंध में जानकारी दी। साथ ही बुंदेलखंड में कानून व्यवस्था और जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा की। सागर पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल को केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस के शासन ने जो पैकेज दिया था, उसका सही उपयोग नहीं किया। भाजपा सरकार बुंदेलखंड का विकास नहीं चाहती, वोट तो चाहती है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो हुआ, लेकिन इससे बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। बुंदेलखंड में आज भी SC/ST वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोकने में विफल रही। कांग्रेस सरकार की ओर से बुंदेलखंड के विकास के लिए दिए गए पैकेज में भ्रष्टाचार किया गया। सुनिए। सागर एक बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर कह सकते हैं। बुंदेलखंड के मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बुंदेलखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड के साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो इसी बुंदेलखंड को एक पैकेज, विशेष पैकेज के रूप में राहुल गांधी जी के माध्यम से मिला था। लेकिन आप सब जानते हैं कि उस पैकेज में को लेके किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ। आज भी कई योजनाएं अधूरी पड़ी है। इन्वेस्टर मीट होने वाली 22-24 के बीच में पूरी ग्लोबल मीट मध्य प्रदेश की देश की मोदी जी आ रहे हैं। कई देशों के गणमान्य उद्योगपति से लेकर मंत्री आएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सागर में इसके पहले भी इन्वेस्टर मीट हुई। निश्चित तौर से आप कहते हैं कि बुंदेलखंड में विकास कम होता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 20 साल से लगभग यही नहीं चाहती है, सिर्फ बुंदेलखंड के से वोट चाहती है, बुंदेलखंड से सीटें चाहती है, लेकिन बुंदेलखंड का विकास नहीं चाहती। निश्चित तौर से यहाँ पर कई समस्याएं हैं। SC/ST दलितों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है बुंदेलखंड के अंदर, ये बड़े एक निंदनीय एक विषय है। वहीं बीजेपी ने सिंघार पर पलटवार करते हुए कहा है कि सिंघार को रोना धोना बंद करना पड़ेगा। 10 साल केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही। बुंदेलखंड के नाम पर स्पेशल पैकेज की बात होती रही, लेकिन एक पैसा नहीं आया। यह भाजपा का कुशल नेतृत्व है कि PM नरेंद्र मोदी की मेहनत है। आज बुंदेलखंड की दशा बदल रही है। सुनिए। मुझे लगता है ये रोना धोना तो उमंग सिंगार जी आपको बंद करना पड़ेगा। आपके 10 साल देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी स्वर्गीय रहे, आप कांग्रेस के हाथ में रहा। बुंदेलखंड के नाम पर पैकेज की घोषणा होती थी, वस्तुतः नीचे कुछ नहीं पहुंचा। ये भारतीय जनता पार्टी का कुशल नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मध्य प्रदेश में पूर्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे, आज डॉक्टर मोहन यादव जी। तो बुंदेलखंड फोकस है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ। विशेष पैकेज की जहां तक बात है, तो कांग्रेस का कहना है कि जो विशेष पैकेज बुंदेलखंड के लिए देना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए, उस तरह से विकास नहीं हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर RK शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बुंदेलखंड के विकास की बात हो रही है। डॉक्टर गुलरेज जी, डिबेट की शुरुआत आप ही से।
गुलरेज शेख जी, सवाल यह है कि बुंदेलखंड के विकास की बातचीत हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि बुंदेलखंड से वोट लेना तो बीजेपी चाहती है लेकिन विकास नहीं कर रही। आरोप है, जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र भाई, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष सिंगार जी आजकल रोज जरूर बयान देते रहते हैं उनकी, लेकिन अब हम तथ्यों पे जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वर्ष 2009 में घोषणा की थी बुंदेलखंड पैकेज नाम से, तो आया नहीं लेकिन घोषणा की थी। उसकी मोटा मोटी में राशि बताऊं आपको, तो उसकी राशि भी कितनी थी, 7,266 करोड़ रुपए। वापस रिपीट कर रहा हूँ दर्शकों के लिए, जो उन्होंने दिया नहीं, आवाज मुझे नहीं पड़ रहा है। उसकी भी जो राशि थी वो केवल 7,266 करोड़ रुपए थी। और अगर अकेली भारतीय जनता पार्टी की केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है 44,605 करोड़ का। कहाँ 7,000 करोड़ की ये पैकेज की बात करते थे और कहाँ केवल नदियों को जोड़ने का हमारा प्रोजेक्ट काम हो रहा है, जिसके ऊपर 44,605 करोड़ रुपए का है। तो ये तो खुद ही जो आंकड़े हैं वो बोलते हैं। और अभी जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी ना, उसमें भी बुंदेलखंड के लिए 28,000 करोड़ के प्रपोजल आए हैं। तो बुंदेलखंड के लिए लगातार काम हो रहा है। बुंदेलखंड की दशा दिशा दोनों बदली है, इसीलिए आप देखिए किस बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। अब ये बयान क्यों आया कांग्रेस की तरफ से, उसका कारण है, उसका कारण कांग्रेस की आंतरिक राजनीति है। देखिए वहां आज के समय होड़ लगी है भाई साहब कि आदिवासियों का नेता कौन, और एक टसल चल रही है उमंग सिंगार के बीच में और भूरिया परिवार के बीच में। और वास्तव बात तो यह है कि अगर हम कांग्रेस की ही राजनीतिक जड़ों को देखें तो जो जमीन पे काम किया है वो भूरिया परिवार ने ज्यादा किया है, लेकिन मीडिया हाईलाइट जो है वो इनको मिलती है उमंग सिंगार को ज्यादा, क्योंकि इनका जो जमुना देवी से जो रिश्ता था, पारिवारिक रिश्ता था, उसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं एज मिलती है। तो अब वहां पर घर्षण चल रहा है कि बड़ा आदिवासी नेता कांग्रेस का कौन, इसीलिए इस प्रकार के जुबानी खर्च हो रहे हैं जी। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहते हैं। बुंदेलखंड की चिंता आप लोगों को सता रही है, जैसा कि डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो 7,000 कुछ करोड़ का पैकेज यहां पर बस घोषणा हुई थी, दिया नहीं गया था। इतनी चिंता होने के बाद भी क्या कहेंगे? ये बहुत इन्होंने बात की है, और ये भगवंत दास सबनानी जी विधायक बन गए, लेकिन उनका नजरिया और उनकी जानकारी का स्तर अभी भी संगठन मंत्री को उठ पाया है। जो 7,200 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था वो ऑन रिकॉर्ड है, और ये कहता हूं कि इनके किसी मंत्री से उस बात की इनकार करवा के देख लिया जाए कि पैसा आया था या नहीं आया था। और इन्हीं के सरकार थी, जो मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं के मुख्य तकनीकी परीक्षक ने उसमें भारी घोटाले को तस्दीक किया था, प्रमाणित था। और मुख्य तकनीकी परीक्षक की ये रिपोर्ट है कि जिन स्कूटर्स का जो नंबर दिया गया था उस पे 5 टन के ढोए गए थे। अब यदि उसमें पैसा नहीं आया था तो शिवराज सिंह और उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार किस पैसे का कर लिया था? हमें समझना होगा कि भारत में कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए रह गए हैं। हमें उस पे बहस करने की बजाय एक सकारात्मक और सहयोगात्मक राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी। हमने राहुल गांधी ने वहां दौरे किए थे और समझा था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड हिस्सा है वो भारी पिछड़ा हुआ हिस्सा है। यहाँ मजदूरों की पैदावार बहुत ज्यादा है, और इन्हीं के एक बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी जी, उन्होंने 7 एपिसोड एक लाई थी, जिसपे दबाव के कारण उनको 3 एपिसोड के बाद उसे बंद करना पड़ा था। जी न्यूज पे आता था वो, जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि वहां के लोग रोटी खाने पे मजबूर है। उनमें इस पर दिखाया जब मनमोहन सिंह साहब ने पैसा दिया, उस पैसे से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि हमारे टीकमगढ़ के पूर्व विधायक के चिरंजीव पवन गुहारा ने उसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक शिकायत की, भारी उसकी जांच हुई, सरकार कटघरे में खड़ी हुई।
ये सारी बातें तथ्यात्मक है, ऑन रिकॉर्ड हैं। इनके प्रवक्ता और इनके विधायक कुछ भी कहें वो सर्वथा झूठ है। जितनी चिंता हमने बुंदेलखंड को लेकर दिखाई, पिछले 2 कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसमें एक भी पैसा विशेष पैकेज के तहत नहीं दिया। राजनीतिक तौर पे मैं गुलरेज भाई की बात को कटाक्ष मना कर सकता हूं, लेकिन हमारी पार्टी के संस्कार इतने झूठ बोलने के नहीं है। मैं इस बात के लिए ये स्वीकार करता हूं और साधुवाद देता हूं कि जो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में इसको लागू कर पाई, जो कि नाकाफी था, नाकाफी है। और हम चाहते हैं कि इसको सकारात्मक रूप से लागू किया जाए। चूंकि अब भी पाकिस्तान की सरकार है तो हमको आशंका है कि इनकी जो सरकार की प्रतिष्ठा है, परंपरा है चोरी की, डकैती की, भ्रष्टाचार की, तो कैन बेतवा प्रोजेक्ट का जो पैसा है उसके हाल ऐसे ना हो कि अभी सिपाहियों के पास पैसा मिल रहा है, फिर इंजीनियर पैसा मिलेगा और चपरासियों के पास पैसा मिलेगा। चलिए ठीक है। डॉक्टर गुलरेज एक कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी की बारी है और उनके पास मैं जल्दी से जल्दी जाना चाहता हूँ। जी, कांग्रेस की बातों में विरोधाभास है और वो तो तथ्यात्मक प्रूफ के साथ मैं प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तभी इन्हीं लोगों ने राष्ट्रपति को भी लिखा था, प्रधानमंत्री को भी लिखा था। उसके बाद मध्य प्रदेश में 15 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार आई थी। तो इसका मतलब दो है, या तो ये झूठ बोल रहे हैं और या कुछ विविधता नहीं थी इसलिए, या फिर इनकी सरकारें दोनों नपुंसक थी। पूछ लीजिए झूठे थे कि नपुंसक थे। चलिए हम डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी के पास जाते हैं और उन्हीं से सवाल करते हैं। जी पूछिए ना कि ये झूठे थे कि नपुंसक थे। चलिए डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आप अपनी बात आप रखिए, उसके बाद से हम डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी के पास आते हैं। जी, इनकी बात मुझे सुनाई नहीं पड़ी है। जी, डॉक्टर गुलरेज शेख अपनी बात एक बार और, अपने प्रश्न एक बार और दोहराइए आप। नहीं, आप दोहरा दें, इनकी आवाज आ नहीं पा रही है। जी, कांग्रेस से ये पूछ रहा हूँ कि आपकी बातों में विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार ने पैसा दिया था, वो पैसा आया था, उसको भ्रष्टाचार हुआ, और उसी समय जब भ्रष्टाचार हुआ तो आप यही की लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे गुहार करी थी, वो बताया था कि भ्रष्टाचार हुआ। देवेंद्र जी, इनकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। जी, मैं बताऊं। दूसरी बात, उसके बाद 15 महीने की कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी, पूरे पावर्स उनके पास थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि या तो कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं और पैसा आया ही नहीं, या तो आप लोग झूठ बोल रहे हो, या फिर आपकी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार नपुंसक थी। तो आप क्या झूठे थे कि नपुंसक थे? दर्शकों को बताएं। जी, डॉक्टर गुलरेज शेख जी का साफ साफ कहना है कि जब आप ये आपकी बातों में विरोधाभास दिखाई देता है कि अगर जो पैकेज आया तो आप कह रहे हैं कि जो भी सरकारें थी उसमें भ्रष्टाचार किया, लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो क्या हुआ? कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से हम इसे जो है साबित कर सकते हैं कि ये पैकेज नहीं आया, सिर्फ घोषणा हुई थी। चलिए, इससे पहले आप जवाब दें डॉक्टर विक्रम चौधरी जी। ठीक है, ये तो होते रहेंगे, लेकिन सही बात तो डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी बता देंगे। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। स्थितियां क्या थी जो मनमोहन सिंह सरकार में जो बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी, उसके पैसे आए भी थे मध्य प्रदेश में या नहीं? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने एक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दोनों ही क्षेत्रों के एक एरिया को मिला के एक पैकेज नाम किया था। ठीक है, अब उस पैकेज का कहां चला गया, कितना मध्य प्रदेश को मिला, कितना उत्तर प्रदेश को चला गया, ठीक है, ये एक तकनीकी विषय है और इसको आंकड़ों के साथ, प्रूफ के साथ आना चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप करने से ना बुंदेलखंड का भला होने वाला है, ना ही प्रदेश का भला होने वाला है। हाँ, जो 24-25 तारीख को इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश में रोजगारों की उपलब्धता होगी, बेरोजगारी कम होगी। दूसरी ओर जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने बात कही है, वो भी ध्यान देने योग्य है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट समिट
सरकारी जमीनें बांटने का माध्यम बन के रह जाए, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नियत और नीति ये है कि भाई छोटे छोटे उद्योग स्थापित करके स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाया जाए। लेकिन देखने में ये आ रहा है, हमारे दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता बंधु भी स्वीकार करेंगे, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, आप ध्यान दें, जो छोटे छोटे उद्योग या छोटे छोटे स्कूल चलते हैं, इनसे भी रोजगार मिलता है। अभी सरकार ने एक नियम निकाला है कि 5वीं से 8वीं तक की स्कूलों की मान्यता के लिए इतने हार्ड प्रोसेस कर दी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्व वसूली का एक तरीका नजर आ रहा है। आज प्रदेश की 16,000 स्कूलें बंद होने की कगार पे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर एक स्कूल में 10 टीचर भी काम कर रहे हैं तो कितने हो रहे हैं? 16,000 लोग बेरोजगार होने वाले हैं। मतलब जहां प्रधानमंत्री जी की नियत और नीति छोटे छोटे स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार देने की है, वहीं प्रदेश सरकार उन चलते हुए स्कूलों को बंद करके बेरोजगारी की ओर उन कर्मचारियों को ढकेलना चाहती है। मेरा कहने का मतलब ये है, इन्वेस्टमेंट समिट हो, सबका एक ही उद्देश्य है, रोजगार उपलब्धता कराना, रोजगार उत्पन्न करना। प्रदेश सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के नीति और दिशा को मानते हुए लोगों को भी ध्यान, इन्वेस्टमेंट समिट करो, सभी जगह का संभागों में रिजल्ट क्या निकाल के कम से कम मुझे तो नजर नहीं आता। हाँ, हमारे भाई बैठे हुए गुरजीत सिंह जी, वो शायद ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि 20 साल में कितने इन्वेस्टमेंट समिट भय, कितनी जमीन। हमारा अगला सवाल इसी से संबंधित है। हमारा अगला सवाल इसी से संबंधित है डॉक्टर गुलरेज सिंह, जैसा कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट तो होते हैं, लेकिन इन्वेस्ट कितना होता है? देखिए, कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता महोदय यही बात बोल रहे हैं और मैं दोनों से ये निवेदन करूंगा। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है वो, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक। देखिए, ये इनको जो भी सच बोलता है कांग्रेस ही लगना। कोई बात नहीं होता है, क्योंकि टीवी सामने नहीं होता तो ऐसा लगता है कि जब आप सुनते हो तो मेरे सामने टीवी नहीं है, एनीवे तो मुझे दिखने तो सुनाई तो पड़ रहा था प्रभु। अच्छा, चलिए, ठीक है जी। डॉक्टर गुलरेज सिंह, देखिए, मैं तो सभी से ये कहूंगा कि चाहे आप उज्जैन में हो, चाहे आप इंदौर में हो, चाहे आप रीवा में हो या अन्य स्थान पर हो, जहाँ जहाँ उद्योग पुरियों का नया निर्माण हुआ है या पुरानी उद्योग पुरियां, हम वहां पर जाकर भ्रमण करके आए। मैं भी 2 दिन पहले उज्जैन की विक्रम उद्योग पुरी गया था और वहां पर मैंने जब अधिकारियों से बात की, क्योंकि काफी सारा डेवलपमेंट दिखता है। डेवलपमेंट केवल रोड का डेवलपमेंट नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बाकायदा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नजर आई और बहुत सारी बन भी रही, बन चुकी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका दिखा। तो जब अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया 380 स्क्वायर किलोमीटर की उसने जगह को एक्वायर किया था, वो पूरी हो चुकी है। अभी और आवेदन है, लेकिन उसके लिए नई एक्विजिशन करना पड़ेगी। इंदौर में बात करें तो 7 फेजेस थे पीतमपुर के 7 जोन पूरे भर चुके हैं, नए आवेदन रखे हैं, उनके लिए 2 नए जोन्स में भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। यही चीज आपको रीवा में भी दिखेगी, काम लगातार हो रहा है और काम दिख रहा है। ये शुक्ला जी यही बात तो कर रहे हैं, प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन सब हो रहा है, चल रहा है। 20 साल की सरकार का प्रवक्ता ऐसी बात करे तो कितना बुरा लगता है सुनने में। ये तो स्पष्ट फेलियर है। 60.8% की स्टेट जीडीपी ग्रोथ है मध्य प्रदेश की। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की जो औसत जीडीपी है उसका डबल, मतलब आज के समय हम हिंदुस्तान की जीडीपी का ड्राइविंग इंजन है। बिना इन्वेस्टमेंट के, इसलिए तो हर महीने कर्ज लेना पड़ता है तनख्वाह बांटने के लिए। ये बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं। जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, अपनी देखिए, इनका झूठ तत्काल पड़ा। जब निष्पक्ष जो विश्लेषक बैठे हैं, उन्होंने जब मध्य प्रदेश सरकार को आईना दिखाया तो गुलरेज जी बिलबिला उठे, कहने लगे कांग्रेस ही हैं। इन्होंने अभी बताया कि इतने 1000 स्कूल बंद होने वाले हैं और वहीं जबलपुर में एक कलेक्टर की कार्रवाई के कारण 20 रुपया छात्रों को लौट गया। इसी सरकार में इतना विरोधाभास है कि जो सक्षम लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनके स्कूल चल रहे हैं, वो 20 करोड़ रुपए का गबन कर चुके हैं अभिभावकों का। और वहीं जो बेचारे छोटे छोटे स्कूल हैं, जो मजदूरों के बच्चं को, छोटे व्यापारियों के भा लिखा रहे
उनके प्रति सरकार का नजरिया देख लीजिए। अब ये स्वीकार करते हैं कि बुंदेलखंड में पिछड़ापन है, तो 20 साल से इनकी सरकार, 20 साल की सरकार की उपलब्धि इतनी है कि हर महीने कर्ज लेना पड़ता है। इनके आंकड़े इतने निराशाजनक हैं और इतने फॉल्स हैं। रोजगार में आप वृद्धि कर रहे हैं, पूरे भारत में जो उत्पादन दर है वो पिछले 2 साल से सबसे कम है, और मध्य प्रदेश में जो उत्पादन दर है वो 0 है बराबर। सिर्फ कृषि में बढ़ रहा है, हम स्वीकार करते हैं, इसलिए तो ये इन्वेस्टर समिट करवा रहे हैं, तारे प्रदेश में उत्पादन बढ़े। अब बांटने की, जैसा कि शुक्ला जी ने भी कहा कि भाई 20 साल से भी तो इन्वेस्टर समिट हम देख रहे हैं, आखिर उसका क्या परिणाम निकलता है, उसका क्या हासिल होता है। आज भी रोजगार के नाम पे आपके कोई भी योजनाएं नहीं है। बुंदेलखंड पूरे भारत में एकमात्र ऐसा अंचल है जहां से मजदूरों का पलायन से ज्यादा होता है। मेरा आशय है आपसे कहने का कि ये 20 साल की एक निकम्मी और असफल सरकार है, सिर्फ इवेंट पे चल रही है। मैं शुक्ला जी की बात से सहमत हूं कि हमने के इवेंट या तमाशे या ड्रामे बहुत देखे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। चलिए, गुलरेज शेख जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में ही, लेकिन चलिए गुलरेज शेख जी अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। देखिए, बोलने को कांग्रेस के पास जब कुछ बचता नहीं है तो इसी प्रकार की गिमिक करती है। आप मुझे बताइए कि इनको ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी नेग्लिजिबल जीरो के आसपास जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जबकि मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ दर कितनी है, 1.8% है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है। कुछ तो भी बोल के अगर आप दर्शकों को और आवाम को गुमराह करना चाहोगे तो नहीं होगा ना। फिर वही होता है कि आपको दिल्ली में 0 मिलती है, मध्य प्रदेश में मटिया मिल हो जाता है, आप जूते खरीदते हो, हरियाणा में आप रगड़ दिए जाते हो, नहीं होगा। चलिए, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक, क्या लगता है कि वास्तव में 20 साल से, जैसा कि डॉक्टर विक्रम चौधरी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार है बीजेपी की, अब केंद्र में भी सरकार है, 10 सालों से तो है ही केंद्र में, अब तीसरी बार भी आ गई है, तो क्या लगता है कि विकास के मामले में विकास कहाँ, ये मध्य प्रदेश कहाँ है? नहीं, देखिए मैंने पूर्व में ही कहा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीयत है वो नीति है, वो निश्चित रूप से रोजगार उत्पन्न करने की है, और उसी दिशा में 24-25 तारीख को वो हमारे प्रदेश के दौरे पे भी आ रहे हैं जी। विभिन्न देशों के कई व्यापारी आएंगे, हमारे देश के भी आएंगे, तो मतलब सरकार की नीति और नियत पे प्रश्न नहीं है। मेरा इतना सवाल था कि भाई ये जो पिछले 20 साल से इन्वेस्टमेंट समिट चल रहे हैं, इन समिटों के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला, मेरा प्रश्न ये था। शुक्ला जी, फिर आपको किसी भी सरकार का नीति या नियत पे सवाल नहीं था, रोजगार क्या मिल रहे हैं, अगर हाँ तो स्वागत योग्य कदम है, पर अगर नहीं तो कम से कम जो रोजगार चल रहे हैं उनको बनाए रखें, उन्हें बंद करने की ओर प्रदेश सरकार क्यों बढ़ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने स्कूलों का उदाहरण दिया था कि 16,000 स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। मैं गुलरेज भाई के माध्यम से सरकार को एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि साहब जो स्कूलों का जो नया नियम निकाले हैं, डॉक्टर गुलरेज शेख जी, सुधार करें, शिथिलता करें, मुझे सवाल कर लेने दीजिए शुक्ला जी से। मैं जवाब दे रहा हूँ। जी शुक्ला जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, ठीक है, पहले डॉक्टर गुलरेज शेख जी अपनी बात रख लें, उसके बाद आते हैं जी। मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद शिक्षा के क्षेत्र के विषय में जो चल रहा है उस पर मैं शायद एक की पूरी पहले ज्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ खुद भी जी। और एक स्कूल भी में बेसिकली 3 स्कूल है मेरे, मैं इसकी चीजों को समझता हूँ। जो विषय चल रहा है ना, वो चल रहा है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं, और 11 महीने के बाद आज देवेंद्र जी आप एक अभिभावक हैं, आपने अपने बच्चे का दाखिला करवाया, 11 महीने बाद उस स्कूल का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, या उसके जो मकान मालिक है उसको अच्छा किराएदार मिल गया, तो वो स्कूल की जो जगह गई, आपके बच्चे के भविष्य का और आपके पैसे का क्या होगा। सरकार ने कहा कि जो किराया हो वो रजिस्टर्ड किराया हो, कम से कम 3 साल का हो, ताकि स्थायित्व बना रहे। भैया कोई छोटा स्कूल भी है तो बच्चा जहाँ जा रहा है 3 साल भी होना चाहिए ना, निश्चितता कि 3 साल वो स्कूल रहेगा कि नहीं रहेगा।
अगर ये हम कर रहे हैं तो क्या बालकों के या बच्चों के हित में नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, डॉक्टर गुलरेज शेख का जो तर्क है वास्तव में मेरे सवाल का जवाब भी ले लीजिए देवेंद्र भाई, मेरे उसका जवाब भी ले लीजिए कि ये गुलरेज जी ने इनको कांग्रेस ही कहा है। चलिए कोई बात नहीं। शुक्ला जी, आपके सवाल उठाने पे नहीं मतलब कांग्रेसी होना गाली है क्या? कि आप कांग्रेसी हो, कांग्रेसी होना आप मानते हो गाली है क्या? नहीं, चलिए इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। चलिए गाली वाला शब्द कांग्रेसी डॉक्टर भाजपा ही होना जरूर गाली हो जाएगी, यही चलता रहा। नहीं, अगर कांग्रेसी असंसदीय है तो भाई साहब मैं माफी मांगता हूं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बताया भी था कि हमारे पास टीवी नहीं है, मैं कांग्रेसी टीवी नहीं, गाली नहीं मानता था। चलिए डॉक्टर आर के शुक्ला जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, जो डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने जो तर्क रखे हैं वास्तव में सॉलिड तर्क हैं, क्या कहेंगे अब? देखिए गुलरेज भाई ने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया, उनका प्रश्न रिपीट कर दें। जी हम यही आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि 11 महीने के एग्रीमेंट रेंट पर जो विद्यालय हैं वो अपना बहुत सारे विद्यालय लोग चलाते हैं। अब संभवतः 3 साल आप बता रहे हैं, अगर जो मैं सही हूँ आपकी बात जी, मिनिमम 3 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर जो नहीं है तो स्कूल बंद होंगे। तो ये सही है या गलत, ये सवाल आपसे डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने किया है। देखिए जो इन गुलरेज भाई ने एक पॉइंट पकड़ा कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट या 3 साल का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, राइट? 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट नोटरी के बिहाफ पे हो जाता है। उसमें हमारे गांव में जो दूर दराज छोटे छोटे स्कूल चल रहे हैं उनकी मान्यताएं मिल रही हैं। पिछले 10, 20, 30 सालों से उन्हीं नियमों के तहत स्कूलों को मान्यताएं मिलती आ रही हैं। अब आप ये देखिए, चूंकि मैं जनता के बीच का आदमी हूं, मैं किसी पार्टी की बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूं। हमारे शहर की जनता, हमारी जिले की जनता, मैं बुंदेलखंड को बिलोंग करता हूं, डेली आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 90 विधायकों से निवेदन कर चुके हैं। उन 90 विधायकों ने उनकी समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया है। 2 महीने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था रोजगार की तरफ आकर्षित करना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार लाना चाहते हो तो जो रोजगारधारी हैं पहले उनका ध्यान रख लो, जो चल रहे हैं उनको चलो। आप 1 साल की और मान्यता दें, उन्हें समय दें। 1 साल अगर वो पूरी नहीं करते हैं तो आप स्कूल बंद कर दें। मैं आपके साथ डॉक्टर गुलरेज शेख जल्दी से क्योंकि समय नहीं है, अपनी बात रखिए। देखिए जहां तक भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन मुझे आप बताइए कि क्या 1 साल का भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करवा रहे और आरटीई के बच्चों को लेकर आप ये समझिए कि आरटीई का बच्चा जो होता है, राइट टू एजुकेशन का जो वो दाखिला देते हैं, वो सबसे गरीब वर्ग का होता है और एक बार उसकी एज निकल गई तो फिर उसको आरटीई में एडमिशन नहीं मिलता। अब इन लोगों ने तो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट किया और अपना स्कूल बंद कर दिया। उस बच्चे का क्या होगा? उसके बाप के पास पैसा नहीं है, आगे कैसे पढ़ाएगा वो? चलिए सवाल तो एक एक आते रहेंगे, लेकिन डॉक्टर आर के शुक्ला जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं है। पहले मुझे उनका प्रश्न सुना दे, मैं सुन नहीं पाया। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, हम अपनी तकनीकी टीम से ये निवेदन करूंगा कि हमारे मेहमानों के एक दूसरे के सवाल कम से कम सुनाई दें, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो फिलहाल अब समय नहीं है इस बारे में। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि ये एक तरफा कार्रवाई करते हैं। गुलरेज भाई ने जो कहा, चलिए हम एक बार शासन के पक्ष से वो बात मान लें, लेकिन जो पीड़ित हो रहे हैं उनके पुनर्वास की कौन सोचेगा? सरकार नहीं सोचेगी तो ये दमन चक्र चलाकर ही अपनी सरकार की पहचान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार का जो भाव हो कल्याणकारी भाव हो। एक के बाद एक जो है वो एक नया सब्जेक्ट निकलता जाएगा, लेकिन समय की अपनी पाबंदियां हैं, उसी के अंदर रह करके हम लोगों को अपनी बहस करनी है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो पैकेज पर पॉलिटिक्स हो रही है कि ये पैकेज आया था बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए, और अब बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं हो रहा है, उस पर यह भी बातें हो रही हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ पैकेज की घोषणा की थी,
पैसे नहीं आए थे। लेकिन मोदी की सरकार जो है वो और राज्य की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जो है अब बुंदेलखंड की ओर ध्यान दे रही है और वो विकास कर रही है। अब इसी पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट तो हो रहे हैं लेकिन इन्वेस्ट कितना हो रहा है मध्य प्रदेश में, ये भी एक सवाल है। लेकिन सवाल तो उठते रहेंगे, लेकिन प्रयत्न होते रहने चाहिए कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट हो, रोजगार के साधन बने और मध्य प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।